नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिस्ट्री वाला। तो आज हम जिस विषय को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हैं, वो है यूजीसी नेट पेपर 2 हिस्ट्री का सिलेबस। जब भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए तैयार होते हैं, मेहनत करते हैं, तो सबसे पहले आप देखते हैं कि उसका सिलेबस पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, अगर हम किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, वो हो यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, यूजीसी नेट या कोई और भी एग्ज़ाम है, तो उसका सिलेबस जानना हमें बहुत ज़रूरी होता है। पिछली वीडियो में मैं यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का सिलेबस आपको बता चुका हूँ। इस वीडियो में यूजीसी नेट सेकंड पेपर हिस्ट्री, जिसका कोर्स कोड नंबर 06 है, उसका सिलेबस आज आप लोगों के सामने बताऊंगा। तो ये आप स्क्रीन पर सामने देख सकते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट ब्यूरो जो यूजीसी नेट का सिलेबस है वो जारी करता है। और ये जो लाइंस हैं सामने आप देख सकते हैं, 100, 150, 200 वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। ये अपडेटेड नहीं है। ओनली 100 प्रश्न यूजीसी नेट के पेपर में पूछे जाते हैं और एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और 200 नंबर का ये पूरा पेपर होता है, ऑनलाइन माध्यम से होता है। वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है वो हिस्ट्री वाला मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट पेपर की वीडियो भी वहाँ पर उपलब्ध है। उसका सिलेबस, जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस होता है, वो भी मैं बता चुका हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर सामने कि इस विषय में लगभग 10 यूनिट्स होते हैं और उन यूनिट्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो पहले जो शुरुआत है वो कहाँ से करते हैं? संकल्पनाएं, विचार, अवधियाँ, शब्दावलियाँ। मतलब कुछ शब्दावलियाँ हैं, कुछ संकल्पनाएं हैं, कुछ विचार हैं, कुछ अवधियाँ ऐसी है भारतीय इतिहास में जिनसे आपको प्रश्न सीधे सीधे देखने को मिलते हैं। जैसे भारतवर्ष से प्रश्न पूछने को मिल सकता है कि भारतवर्ष कि ज्योग्राफिकल क्या है, भारतवर्ष का एरिया कितना है, भारतवर्ष की इतिहास क्या है। फिर सभा समिति, आप वैदिक और उत्तर वैदिक काल में पढ़ते हैं। वर्णाश्रम, ये भी उत्तर वैदिक काल, वैदिक और उत्तर वैदिक काल के टाइम पीरियड में आता है। वेदांत है, पुरुषार्थ है, ऋण क्या था, संस्कार क्या थे, जो 16 संस्कार हमारे थे, यज्ञ किस प्रकार के होते थे, गणराज्य क्या था, जनपद क्या था, ठीक है, कर्म का सिद्धांत क्या है, दंड नीति क्या है, अर्थशास्त्र, सप्तांग सिद्धांत क्या है, धर्म विजय क्या है। ये कुछ टर्म्स है, ठीक है, शब्दावलियां हैं, टर्म्स है, जिसको यूजीसी ने सबसे पहले दिया है कि इस विषय पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। स्तूप, चैत्य विहार क्या थे, वैदिक और बुद्ध और जैन धर्म के टाइम जो ये स्तूप, चैत्य विहार हमें देखने को मिलते हैं, वो क्या थे। नागर, द्रविड़, वैसरा शैलियां क्या थी, जो मंदिरों की शैली जो उस समय प्रचलित थी और आज भी प्रचलित है, तो वो किस तरह की थी। नागर शैली कौन सी थी, द्रविड़ कौन सी है, वैसरा कौन सी है, बोधिसत्व, तीर्थंकर कौन थे, नयनार, अलवार कौन थे, ठीक है। श्रेणी क्या थी, श्रेणियां जो आप वैदिक काल में भी देखते हैं। आफ्टर दैट चोल काल में आपको श्रेणियां देखने को मिलती है, ठीक है। भूमि, छिद्र विधान, न्याय, कर, भोग, भाग, विष्टि, टैक्स सिस्टम क्या था, स्त्रीधन क्या थी। स्त्रीधन अभी मैं मुझे जहां तक याद आ रहा है 2020 की बात है, स्त्रीधन से एक डायरेक्ट प्रश्न नेट में पूछा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको लेकर आपको सीरियस होना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। स्मारक पत्थर क्या थे, अग्रहार क्या होते थे, ठीक है। आईने दशसाला प्रणाली क्या थी, परगना क्या थे, शहनाई मंडी किसको कहा जाता था, महलवारी सिस्टम क्या था, हिंद स्वराज क्या था। ये मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ जो टर्म्स आ रही है वो आ रही है, ठीक है। वणिकवाद, वणिकत्ववाद क्या था, आर्थिक राष्ट्रवाद क्या था, खिलाफत क्या था, ठीक है। ये सब क्या है, टर्म्स है सारी जो आपको याद करनी पड़ेगी। सुलह कुल, तुर्कान चहलगानी, वतन, बलूता, तकावी, इक्ता सिस्टम क्या था, जजिया, जकात, मदद माश सिस्टम क्या था, अमरम क्या था, ठीक है। ये सारी बहुत सारी टर्म्स है। देशमुख, नाडू और उलेमा, फरमान, सत्याग्रह, ये सारी बहुत सारी टर्म्स है जो आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अब आते हैं यूनिट 1 की तरफ से। यूनिट 1 में क्या है कि पूछा क्या जाता है कि पुरातत्व स्रोत क्या है, भारतीय इतिहास को जानने के अन्वेषण का तरीका क्या है, खोज का तरीका क्या है, उत्खनन के क्या तरीके हैं, पुरालेख विद्या क्या है, मुद्रा शास्त्र क्या है, ठीक है। इन सब की जानकारी आप लोगों को होना बहुत जरूरी है। पुरातत्व स्थलों का काल निर्धारण किस तरह से होता है, साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं भारतीय इतिहास को जानने के लिए, स्वदेशी साहित्य कौन सा है, प्राथमिक द्वितीयक स्रोत कौन से हैं, धार्मिक और धर्म निरपेक्ष साहित्य कौन सा है, मिथिक, दंत कथावादी के नाम पर भी जो इतिहास हमें मिलता है, उससे हम किस तरह से अपने हिस्ट्री का काल निर्धारण, अपने इतिहास का काल निर्धारण कर सकते हैं। और कुछ एक सोर्सेज ऐसे हैं जो विदेशी जो यहाँ पर विदेशी
वृत्तांत हमें मिलते हैं, विदेशी लोग यहाँ पर आए हैं या अपने देश में बैठकर उन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में कुछ लिखा है, तो वो भी हमें विद्वान बताते हैं, जैसे यूनानी विद्वान हो गए, चीनी और अरबी विद्वान हमें भारतीय इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ बताते हैं। कुछ सटीक है, कुछ दंत कथाओं के आधार पर, और कुछ ऐसी वो हमें सोर्स बताते हैं, ऐसा इतिहास बताते हैं जिस पर भरोसा करना मुश्किल है। वो आप अपने विवेक पे निर्भर रहता है, ठीक है। फिर पशुचारण, खाद्य उत्पादन किस तरह से था, नवपाषाण और ताम्रपाषाण युग क्या रहा भारतीय इतिहास में, अधिवासन, वितरण, औजार और विनिमय का ढांचा क्या था, मतलब जब मनुष्य इस धरती पर आए तो उसने किस तरह से शुरू किया अपना जीवन, ठीक है। नवपाषाण, ताम्रपाषाण काल क्या था, पशुचारण क्या थी, खाद्य व्यवस्था उनकी क्या होती थी, किस तरह से वो खाद्य पदार्थों का सेवन करते थे, शिकार करते थे, शिकार सिस्टम क्या था। फिर धीरे धीरे मनुष्य का क्या हुआ, विकसित होने लगा, तो फिर वो एक गांव में बसने लगा, एक शहर में बसने लगा, जैसे जिसको हम सिंधु हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, ठीक है। अब उसके बारे में जब हम बात करते हैं, सिंधु सभ्यता के बारे में अगर बात करते हैं, तो उसका उद्भव कैसे हुआ, उसकी सीमाएं क्या थी, उसका डायमेंशन क्या था, मुख्य स्थल कौन कौन से हैं, ठीक है। अधिवास सिस्टम क्या था वहाँ पे, शिल्प कैसा था हड़प्पा सभ्यता में, धर्म उनका क्या था, जैसे हम पढ़ते हैं कि मातृसत्तात्मक उनकी जो पद्धति थी, मातृसत्तात्मक सिस्टम जो था, मतलब माताओं के नाम पे, मतलब महिलाओं को अग्रज मानकर वहां पर नाम भी रखे जा रहे थे। इस तरह की कुछ व्यवस्थाएं हम सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या आता है कि वैदिक और उत्तर वैदिक कालीन युग सिस्टम हमें पढ़ना पड़ता है इस सिलेबस के अंतर्गत, जो यूजीसी हमें प्रदान करता है। जैसे आर्यों से संबंधित विवाद है, क्या आर्य बाहर से आए थे, क्या आर्य भारतीय थे, वो हमें अब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। राजनीतिक और सांस्कृतिक सामाजिक संस्थाएं जो उस समय बनी, वो कौन सी थी, वो किस तरह से काम करती थी, ठीक है। राज्य के सिद्धांत क्या थे, ठीक है। सामाजिक स्तरीकरण का उद्भव, धार्मिक और दार्शनिक विचार क्या थे, लौह प्रौद्योगिकी का प्रारंभ कैसे हुआ, दक्षिण भारत के महापाषाण कालीन आप देखेंगे कि जब दक्षिण भारत में किसी की मृत्यु होती थी प्राचीन समय में, तो उनको दफनाने के बाद वो शिलाकंटक वगैरह बड़े बड़े पत्थर क्या बोलते हैं उनके उस पर रखे जाते थे, उनकी जो जहाँ पर उनको दफनाते थे, उसे महापाषाण जो प्रस्तक है वो कहा जाता था, ठीक है। फिर राज्य शासन व्यवस्था का विस्तार किस तरह से हुआ, छठी शताब्दी में महाजनपदीय काल, 16 महाजनपद आपको यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे, देखने को मिलेगा, ठीक है। आर्थिक और सामाजिक विकास किस तरह से छठी शताब्दी में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जैन और बौद्ध धर्म किस तरह से पनपे, ठीक है, और आजीव संप्रदायों का उद्भव किस तरह से हुआ, ये सब आपको स्क्रीन पर दिया गया है। फिर यूनिट 2 में अगर हम बात करते हैं, तो यूनिट 2 क्या है कि राज्य से साम्राज्य की तरफ जाने की बात हो रही है, ठीक है। मगध का उत्थान कैसे हुआ, सिकंदर के अधीन यूनानी आक्रमण और इनके प्रभाव कैसे हुए, जो सिकंदर का आक्रमण भारत पर हुआ था, ठीक है। मौर्यों का प्रसार, मौर्यों ने किस तरह से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को स्थापित किया, किस तरह से मौर्य शासन का फैलाव आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कुषाण उसके बाद आते हैं, ठीक है। फिर संगम साहित्य क्या था, संगम युग क्या था, ठीक है। संगम साहित्य में भारत को किस तरह से दर्शाया गया है, ठीक है। और व्यापार उस समय क्या था, ठीक है। वाणिज्य क्या था, रोमन जगत के साथ क्या व्यापार था, महायान, बौद्ध धर्म, खारवेल, जैन धर्म, ये इन सब का उद्भव किस तरह का था और इनकी क्या व्यवस्थाएं रही, ये हम सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद गुप्त काल आता है, गुप्त वाकाटक युग आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उस गुप्त वाकाटक युग में किस तरह की शासन व्यवस्था थी, समाज किस तरह से था, कृषि अर्थव्यवस्था किस तरह से थी, भूदान, भू राजस्व, भू अधिकार, गुप्तकालीन सिक्के किस तरह से थे, मंदिर स्थापत्य किस तरह से गुप्त काल ने स्थापित किया था, गुप्तों ने स्थापित किया था, पौराणिक हिंदू धर्म का उद्भव आपको गुप्त काल से देखने को मिलता है, ठीक है। संस्कृत भाषा का किस तरह से प्रयोग जो है गुप्त काल में हुआ, वो भी आपको इस यूनिट में देखने को मिलेगा, ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात जो हम आज बोलते हैं, एआई तकनीक आज हम देखते हैं, यूट्यूब आप लोगों के सामने देखते हैं, वो गुप्त काल में नहीं था, लेकिन इसी तरह से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास गुप्त काल से हमारे को देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है, ठीक है। आज तो हम इतने विकसित हो गए कि हमारे पास यूट्यूब है, हमारे पास एआई है, हमारे पास फोन है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन उस तरह उस समय भी मौर्य काल गुप्त काल में भी विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी थी, उसको हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। खगोल विज्ञान, गणित और औद्योगिक किस तरह से विकास हुआ, वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। हर्ष एक राजा हुए, उनका प्रशासन और धर्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर आप तीसरी यूनिट में अगर आते हैं, तो क्षेत्रीय राज्यों का उदय किस तरह हुआ, दक्षिण राज्यों में जैसे गंग है, कदम वंश है, पश्चिमी और पूर्वी चालुक्य वंश है, राष्ट्रकूट, कल्याणी, चालुक्य, काकतीय, होयसल और यादव वंश, इन लोगों के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा
पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और आजकल एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये बहुत बिग अपडेट है कि अब जो यूजीसी है या एनटीए है, जो प्रश्न बना रहा है इन छोटे छोटे राज्यों से ही बना रहा है। बड़े बड़े राज्यों से आपको बहुत कम प्रश्न देखने को मिलेंगे, जैसे गुप्तों से है, मौर्यों से बना रहा है, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जैसे कदम वंश है, चालुक्य वंश है, राष्ट्रकूट है, कल्याणी के चालुक्य है, काकतीय है, होयसल है, पल्लव, चेर, चोल, पांडे है, इन जो छोटे छोटे राज्य हैं यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको यूजीसी नेट के पेपर में देखने को मिलेंगे। ये आप खुद रियलाइज करेंगे जब आप पेपर देने बैठते हैं, ठीक है। फिर पूर्वी भारत के बारे में हम बात करेंगे, पाल और सेन, कामरूप, वर्मन, उड़ीसा के भूमाकार और सोमवंशी किस तरह से अपना शासन चलाते थे और कौन कौन से राजा हुए उनकी बात हम इस विषय में करेंगे, इस यूनिट में करेंगे, ठीक है। फिर पश्चिमी भारत में कौन कौन से राज्य थे, वल्लभी थे, मैत्रिक थे, गुजरात के चालुक्य थे, उत्तरी भारत में गुर्जर प्रतिहार थे, कलचुरी थे, चेदी थे, गढ़वाल वंश और परमार वंश थे, ठीक है। फिर प्रारंभिक मध्यकालीन की जो विशेषताएं हैं, उनका प्रशासन कैसा था, राजनीतिक ढांचा कैसा रहता था, राजतंत्र का वैधिकरण कैसा था, वो हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। फिर कृषि व्यवस्था हम उनकी पढ़ेंगे, भूमि अनुदान किस तरह से वो देते थे, जो सातवाहन काल से शुरू हुआ था, ठीक है। उत्पादन संबंधी बदलते संबंध कैसे थे, श्रेणीबद्ध भूमि अधिकार और किसान वर्ग, जल संसाधन, कर प्रणाली कैसी थी, सिक्के और मुद्रा प्रणाली कैसी थी। ये वीडियो जरूर थोड़ी लंबी हो जाएगी, अंत तक बने रहिए क्योंकि ये सिलेबस इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी भी अगर आपको किसी पेपर को क्वालिफाई करना है तो आपको उस पेपर का सिलेबस होना बहुत जरूरी है, याद होना, बिल्कुल टिप्स पे याद होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप सिलेबस से बाहर पढ़ेंगे तो आप पेपर क्वालिफाई कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर व्यापार पूर्व मध्यकाल में कैसा था, शहरीकरण कैसा था, व्यापार का ढांचा क्या था, ठीक है। गिल्ड श्रेणियां क्या थी, ठीक है। व्यापार का सिस्टम क्या था, कैसे व्यापार किया जाता था, आदान प्रदान किस तरह से होता था, क्या सिक्के आगे थे कि मोहरें थी, वाटर सिस्टम था, इस तरह के हम क्या है गतिविधियां पूर्व मध्यकाल में देखेंगे। फिर ब्राह्मण धर्म का किस तरह से विकास हुआ, वैष्णववाद, शैववाद, ठीक है, वो लोग कैसे एग्जिस्ट हुए भारतीय इतिहास में, इस विषय पर भी आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा। इस विषय पर आने वाले वीडियो में जरूर चर्चा करूंगा। मैं आपको टॉपिक वाइज धीरे धीरे एक एक वीडियो इस सब्जेक्ट की उपलब्ध कराऊंगा और आशा करता हूं कि आप मेरे साथ बने रहेंगे। फिर समाज क्या था, वर्ण, जाति और जातियों का प्रचुर वर्धन, ये शब्द जातियों का प्रचुरोध्वन दिया गया है। जो स्थिति क्या थी, लिंग, विवाह, संपत्ति, संबंध, क्या सिस्टम था, सार्वजनिक जीवन में स्त्रियां कैसे रहती थी, क्या उन्हें खुली छूट थी, क्या पर्दा प्रथा थी, क्या वो घर के बाहर जा सकती थी, क्या वो अपनी मर्जी से शादी कर सकती थी। तो ये सब चीजें क्या है, सामाजिक जो सोसाइटी थी उस समय किस तरह की जड़ें सोसाइटी में थी, वो हम इस यूनिट के माध्यम से पढ़ेंगे। और पूर्व मध्यकाल की सामाजिक स्थिति के बारे में, वर्ण व्यवस्था के बारे में, इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फिर शिक्षा की बात भी धीरे धीरे सोसाइटी में आने लगी, तो शिक्षा के केंद्रों में जैसे अग्रहार है, मठ है, महाविहार है, ठीक है। और क्षेत्रीय भाषाओं का जो है वो किस तरह से विकास हुआ, वो भी हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर प्रारंभिक मध्यकाल भारत में राज्य निर्माण की चर्चाएं, जो सामंत मॉडल आया, खंडीय मॉडल, समन्वय मॉडल, अरब के साथ किस तरह के संबंध थे, सुलेमान, गजनवी, विजय, अल बरूनी जो भारत आए थे, उनका रवैया भारत के प्रति किस तरह का था और उन्होंने किस तरह का इतिहास भारत को देखकर या भारत के प्रति लिखा। फिर यूनिट 4 की बात अगर हम करते हैं तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। अभी हमने पहली यूनिट में पढ़ा था कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से। अब हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की बात करेंगे, जैसे पुरातात्विक लेख है, मुद्रा है, भौतिक साक्ष्य स्मारक है, इतिवृत्त है, साहित्यिक स्रोत है, फारसी, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाएं भी जब विकसित हो गई थी तो उसमें भी आपको सोर्सेज मिलना शुरू हो गए थे, ठीक है। फारसी और अरबी स्रोत भी पूर्व मध्यकाल में मध्यकाल के लिए उपलब्ध हैं, ठीक है। राजनीतिक घटनाएं क्या हुई, दिल्ली सल्तनत कैसे विकसित हुई, कैसे स्थापना हुई, गौरी, तुर्क, खिलजी, तुगलक, सैयद और मोदी, दिल्ली सल्तनत किस तरह से हास हुआ, किस तरह से बनी, ये सब आप मध्यकाल में पढ़ेंगे, यूनिट 4 में पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य की नींव आपका किस तरह से रही, बाबर, हुमायूं, सूर्यवंश से औरंगजेब तक प्रसार सुदृढ़ीकरण किस तरह हुआ, मुगल वंश का पतन किस तरह से हुआ, उत्तरकालीन मुगल शासक किस तरह से, उनका विघटन किस तरह से हुआ, ठीक है। विजयनगर और बहमनी जो दक्षिण भारत में उस समय मेडिवल पीरियड में जो राजा थे, शासक थे, साम्राज्य थे, वो किस तरह से थे, बीजापुर कौन था, गोलकुंडा क्या था, विदर्भ,
बरार, अहमदनगर, इनके उत्थान, इनके राज्य किस तरह से बने, किस तरह से इनका पतन हुआ, ये सब चीजें हम यूनिट 4 में देखने को मिलेगी। मराठों का उत्थान, शिवाजी द्वारा स्वराज की स्थापना किस तरह से की गई, पेशवा के अधीन उसका विस्तार कैसे हुआ, मुगल मराठों के संबंध, मराठा राज्य संघ पतन के कारण, ये सब चीजें हम क्या है आपको इस के माध्यम से पढ़ेंगे। फिर आते हैं यूनिट 5 में। तो यूनिट 5 की अगर बात की जाए तो यूनिट 5 में हम प्रशासन, अर्थव्यवस्था, सल्तनत के समय में प्रशासन कैसा था, राज्य का स्वरूप कैसा था, धर्मतंत्रीय और ईश केंद्रित, केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन कैसा था, उत्तराधिकार का नियम क्या था, ठीक है, शेरशाह के प्रशासनिक सुधार कैसा था, मुगल प्रशासन केंद्रीय, प्रांतीय, स्थानीय प्रशासन कैसा होता था, मनसबदारी और जागीरदारी पद्धतियां क्या थी, ठीक है, दक्षिण भारत में क्या प्रशासन प्रणाली थी, विजयनगर में क्या था, गोलकुंडा में क्या था, बहमनी में क्या था, मराठा में क्या था, अष्टप्रधान क्या सिस्टम था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत और मुगलों के शासन में क्या संबंध था, सरहदों का क्या संबंध था, क्या एक्सटेंशन हुआ था मुगल साम्राज्य में सीमाओं का, या कम हुई थी सल्तनत के मुकाबले, ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। फिर सल्तनत और गुलाम मुगलों के शासन में अंतर्राज्यीय संबंध क्या थे, कृषि उत्पादन क्या था, मुगल और सल्तनत काल की सिंचाई व्यवस्था क्या थी, किसान वर्ग अनुदान और कृषि ऋण, शहरीकरण और जनांकीय ढांचा, जनांकीय मतलब महिलाओं पुरुष किस तरह से आंकड़ा रहता था, कितने लोग थे, कितने पुरुष थे, कितनी महिलाएं थी, मतलब ये सब चीजें इतिहास में हम पढ़ेंगे। उद्योग, सूती कपड़ा किस तरह से विकसित हुआ भारतीय इतिहास में, या मेडिवल पीरियड में आप बोल सकते हैं, दिल्ली सल्तनत में, मुगल काल में हस्तशिल्प कैसा था, कृषि आधारित उद्योग कैसा था, संगठन कैसा था, कारखाने कैसे थे, प्रौद्योगिकी कैसी थी, ठीक है। फिर उद्योगों में अगर बात करें तो सूती कपड़े का उद्योग किस तरह से, ठीक है, हस्तशिल्प कौन कौन से थे, कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से थे, ठीक है। फिर उसके बाद हम व्यापार की बात करेंगे, जैसे राज्य नीतियां, आंतरिक और बाह्य व्यापार, यूरोपीय व्यापार, व्यापार केंद्र और पतन, परिवहन और संचार, हुंडी, हुंडी एक विनिमय पत्र होता था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीमा, राज्य की आय व्यय, मुद्रा, टकसाल प्रणाली, दुर्भिक्ष और किसान विद्रोह किस तरह से होता था, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। फिर इकाई 6 में अगर आते हैं, इकाई 6 में, तो यूनिट 6 की अगर बात करते हैं तो समाज और संस्कृति कैसी थी, सामाजिक संगठन और सामाजिक संरचना कैसी थी, सूफी सिलसिले क्या थे, उसके बारे में पढ़ेंगे, विश्वास और प्रथाएं क्या थी, प्रमुख सूफी संत क्या थे, सामाजिक समकालीकरण क्या था, ठीक है, भक्ति आंदोलन कौन कौन से थे, शैववाद, वैष्णववाद, शक्तिवाद, ये क्या था, ये सब हम मेडिवल पीरियड में पढ़ेंगे यूनिट 6 के अंतर्गत। सिख आंदोलन क्या थे, गुरु नानक देव क्या थे, उनकी शिक्षाएं, प्रथाएं, आदि ग्रंथ, खालसा, ये सब क्या चीजें थी, ये हम इस यूनिट के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है। सामाजिक वर्गीकरण क्या था उस टाइम, शासक वर्ग, प्रमुख धार्मिक समूह, उलेमा, वाणिक और व्यावसायिक वर्ग, राजपूत समाज कैसा था, ग्रामीण समाज, छोटे सामंत, कर्मचारी, कृषक, गैर कृषक लोग, शिल्पकार किस तरह से रहते थे, किस तरह से अपना जीवन बसर करते थे, ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। स्त्रियों की स्थिति कैसी थी मेडिवल पीरियड में, ठीक है, देवदासी प्रथा के बारे में पढ़ेंगे, देवदासी व्यवस्था बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शिक्षा का विकास कैसे हुआ मेडिवल पीरियड में, ठीक है, शिक्षा के केंद्र और पाठ्यक्रम, मदरसा शिक्षा क्या थी, ठीक है, कलाओं, जो ललित कलाएं, आर्ट के बारे में, आर्ट किस तरह से विकसित हुआ मुगल काल में, प्रमुख शैलियां जो उस समय थी, राजस्थानी थी, पहाड़ी थी, गढ़वाली थी, एक कांगड़ा की शैली का भी वर्णन आता है, जिक्र आता है, उसको भी हम इस यूनिट के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है। कला और वास्तुकला की बात करें तो इंडो इस्लामिक कला क्या थी, आर्ट क्या था, मुगल वास्तुकला क्या थी, किस तरह से जो आजकल ताजमहल बनाया है, लाल किला बनाया है, उनकी जो आर्ट है, उनकी जो कला है, उनको जो बनाने का तरीका है, और किस तरह से दक्षिण भारत में भारतीय मंदिर बनाए गए, किस शैली में बनाए गए, उस वास्तुकला की सारी शैलियां हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इकाई 7 की तरफ अगर आते हैं, यूनिट 7 की अगर बात करते हैं, तो इसमें आधुनिक भारत यहाँ से शुरू हो जाता है, और आधुनिक भारत के इतिहास के स्रोतों की बात की जाती है, तो अभिलेखागार, ये जो अभिलेखगार जो होते हैं, जिसको संग्रहालय बोलते हैं, जिसको म्यूजियम जो बोलते हैं, उसमें किस तरह की सामग्री सामग्री ये मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड आपको देखने को मिलती है, ठीक है। चरित्र और संस्मरण, मतलब किसी ने लिखा है संस्मरण, अपने ध्यान में लिखकर कोई बात लिखी है, डायरी लिखी है, समाचार पत्र क्या कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में, मौखिक साक्ष्य क्या है, सृजनात्मक साहित्य क्या है जो लोगों ने लिखा है, चित्रकारी क्या कहती है, स्मारक और सिक्के भारतीय आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में क्या कहते हैं, वो चीजें हम इसमें
पढ़ेंगे, ठीक है? ब्रिटिश सत्ता का उत्थान किस तरह से हुआ, 16वीं से 18वीं शताब्दी तक किस तरह से यूरोपीय भारत में आए, पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर ब्रिटिश आए। तो इनका क्रम पढ़ेंगे, कौन-कौन आए, किसने कब भारत पर शासन किया, ये सारी चीज़ें हम यूनिट 7 के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है? फिर भारत में ब्रिटिश आधिपत्य किस तरह से स्थापना हुआ, डोमिनियन स्टेटस किस तरह से उनका रहा भारत पर, ये बात भी हम इस यूनिट के माध्यम से करेंगे। फिर भारत के प्रमुख राज्यों के साथ ब्रिटिशों के क्या संबंध रहे, ठीक है? बंगाल है, अवध है, हैदराबाद है, मैसूर है, कर्नाटक है, पंजाब है, इन सब राज्यों के साथ भारत के किस तरह से अंग्रेजों के जो है संबंध रहे। 1857 के विद्रोह की बात करेंगे, कंपनी का ताज, प्रशासन, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन केंद्रीय तथा प्रांतीय ढांचे का क्रमिक विकास किस तरह से रहा 1773 से 1858 तक, ये आपका यूजीसी नेट के सिलेबस में पढ़ना पड़ेगा और जो हम आने वाली वीडियो में अवश्य पढ़ेंगे। इस यूजीसी नेट के सिलेबस को मैं पूरा कवर कर दूंगा जब तक यूजीसी नेट का पेपर होता है, ठीक है? कंपनी के शासनकाल में सोच सत्ता किस तरह से थी, सिविल सर्विसेज क्या था, न्यायतंत्र क्या था, पुलिस और सेना कैसी थी, ताज कैसा था, क्राउन के अधीन रजवाड़ों की क्या सिस्टम था, ठीक है? स्थानीय स्व सरकारें भी कुछ बनी, वो कैसी थी, संवैधानिक परिवर्तन किस तरह से 1909 से 1935 तक जो विरोध प्रदर्शन भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ किए वो किस तरह से थे, ये हम यूनिट 7 में पढ़ेंगे। फिर यूनिट 8 की अगर बात की जाए तो उसमें हम क्या चीजें पढ़ेंगे, उसमें देखने को मिलेगा उपनिवेशी व्यवस्था कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, बदलती संरचना कैसी थी, व्यापार की मात्रा, दशा, दिशा कैसी थी, वो हम क्या है यूनिट 8 के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है? फिर अगला जो टॉपिक आता है वो तो कृषि का विस्तार, वाणिज्यकरण, भू अधिकार, भू बंदोबस्त, ग्रामीण जीवन व्यवस्था, भूमिहीन श्रम, सिंचाई, नहर व्यवस्था क्या थी, मॉडर्न स्टीम, ये सब सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। उद्योग हास किस तरह से हुआ, ठीक है? आधुनिक उद्योग क्या थे, कारखाना कानून व्यवस्था क्या था, जो अंग्रेजों ने कारखाना कानून व्यवस्थाएं लाई थी वो क्या था, श्रम कैसा था, मजदूर संघ आंदोलन कौन कौन से हुए, मौद्रिक नीति, बैंकिंग, मुद्रा सिस्टम, विनिमय, रेलवे, सड़क परिवहन, संचार, डाक, टेलीग्राफ, ये सारी चीजें हमें मॉडर्न हिस्ट्री से जोड़े रखती है और हमें इनको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं। अकाल, महामारी, सरकारी नीतियां क्या थी भारतीयों के प्रति, क्योंकि उस समय सरकार अंग्रेजों की ही थी, तो अंग्रेजों ने किस तरह से नीतियां बनाई भारतीयों के प्रति, जनजाति और किसान आंदोलन किस तरह से हुए, ये जो टॉपिक है वो हम आने वाले इसमें पढ़ेंगे। संक्रमण काल में भारतीय समाज, ईसाई धर्म से संपर्क, ईसाई मिशन, मिशनरी, भारत की सामाजिक और आर्थिक प्रथाओं, धार्मिक धारणाएं क्या थी, समालोचना, शैक्षिक तथा अन्य गतिविधियां मॉडर्न टाइम में, अंग्रेजों के टाइम में क्या थी, नई शिक्षा नीति क्या थी, सरकारी नीतियां क्या थी, ठीक है? और घरेलू लेवल पर क्या शिक्षा प्रणाली यूज की जाती थी, ठीक है? ईसाई मिशनरी भारत में किस तरह से आए, उन्होंने किस तरह से कन्वर्जन किया भारतीय लोगों को, किस आधार पर, तो वो भी हम इन चीजों के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है? भारत की सामाजिक एवं आर्थिक प्रथाएं क्या थी उस टाइम, जैसे पर्दा प्रथा आपको देखने को मिलती है, ठीक है? वो हम इन चीजों में देखने को मिलेगी, ठीक है? नहीं, भारतीय पुनर्जागरण की अगर बात करें, सामाजिक धार्मिक सुधार किस तरह से हुए, जिनमें बहुत सारे नाम आपको मिलते हैं, राजा राममोहन राय आपको मिलता है, ठीक है? जिन्होंने धार्मिक सुधारों आंदोलन चलाए थे, पुनर्जागरण आंदोलन चलाए थे, ठीक है? मध्यम वर्ग का उद्भव किस तरह से हुआ, जातिगत संगठन और जातीय गतिशीलता किस तरह से मिली, स्त्रियों से संबंधित प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है? राष्ट्रवादी चर्चा स्त्रियों के बारे में क्या कहती है, स्त्रियों के संगठन कौन कौन से थे, ठीक है? स्त्रियों से संबंधित ब्रिटिश कानून कौन कौन से थे, ठीक है? लिंग पहचान है, संवैधानिक स्थिति उस समय क्या थी, तो ये सब चीजें आपको यूनिट 8 में देखने को मिलेगी। प्रिंटिंग प्रेस यूनिट 8 में आपको देखने को मिलेगा। पत्रकारिता संबंधी गतिविधि तथा लोकमत क्या थे, भारतीय भाषाओं और साहित्य विधाओं में आधुनिकीकरण क्या था, चित्रकारी, संगीत, प्रदर्शन कलाओं का पुनर्स्थापन किस तरह से हुआ। फिर यूनिट 9 की तरफ आते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन सिलेबस भी बहुत बड़ा है, इसलिए वीडियो लंबी होना स्वाभाविक है। फिर यूनिट 9 की अगर बात करें तो भारतीय राष्ट्रवाद का उत्थान किस तरह से हुआ, राष्ट्रवाद का सामाजिक और आर्थिक आधार क्या रहा, भारतीय नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ, ठीक है? भारतीय नेशनल कांग्रेस के सिद्धांत और कार्यक्रम 1885 से 1920 तक किस तरह से उनका स्ट्रक्चर रहा, तो वो हम पढ़ेंगे। राष्ट्रवादी, स्वाग्रही, राष्ट्रवादी आंदोलनकारी किस तरह से उनमें थे, एक थे गरम दल, नरम दल, वो इसी में आते हैं, तो वो भी हम देखने को मिलेंगे, ठीक है? स्वदेशी और स्वराज की बात इसमें देखने को मिलेगी। गांधीवादी आंदोलन क्या थे, सुभाष चंद्र बोस ने किस तरह से आईएनए की स्थापना की, राष्ट्रीय आंदोलन में मध्य वर्ग की भूमिका क्या रही, राष्ट्रीय आंदोलन में स्त्रियों की क्या भूमिका रही, ये बहुत जरूरी है पढ़ना, ठीक है? फिर वामपंथी राजनीति आ जाती है, दलित वर्ग का आंदोलन किस तरह से, बी आर अम्बेडकर
जी ने किस तरह से आंदोलन किया दलितों के लिए, सांप्रदायिक राजनीति, मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की उत्पत्ति किस तरह से हुई 1940-42 के आसपास, स्वतंत्रता विभाजन की ओर किस तरह से धीरे-धीरे तब भारत विभाजन की तरफ बढ़ता गया, स्वतंत्रता के पश्चात क्या विभाजन की चुनौतियाँ रही, भारतीय रजवाड़ों की रियासतों का एकीकरण कैसे हुआ, कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ को किस तरह से भारतीय राज्य में मिलाया, भारतीय भारत देश में मिलाया, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। बी आर अम्बेडकर का संविधान निर्माण हम पढ़ेंगे, इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। अधिकारी वर्ग कैसे थे उस टाइम, अधिकारी वर्ग का ढांचा क्या था, नई शिक्षा नीति उस टाइम क्या थी, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप शिक्षा को इम्प्लीमेंट किया। एक नई शिक्षा नीति हम अभी 2021-22 में देखने को मिली थी, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसे अभी भी हाल में पीयू हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की अभी हाल ही में मीटिंग हुई, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। ठीक है, जो भी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हैं वो इस बात को नोट कर सकते हैं कि अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने एनईपी को अपने यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय में इम्प्लीमेंट कर दिया है पूर्ण रूप से। ठीक है, फिर आर्थिक नीतियां नियोजन प्रक्रिया क्या रही, भाषा राज्यों का भाषाई आधार पर किस तरह से बदलाव किया गया, भाषाई आधार पर किस तरह से स्थापित किए गए राज्य। ठीक है, विदेश नीति क्या बनाई गई, ठीक है, पंचशील सिद्धांत क्या थे, ये सब चीजें हम क्या है आफ्टर इंडिपेंडेंस इस यूनिट 9 में पढ़ेंगे। फिर जो यूनिट 10 होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और इससे प्रश्न कम से कम 100 में से आपको 5 से 7 प्रश्न ऐसे देखने को मिलेंगे जो यूनिट 10 से आते हैं, क्योंकि ये रिसर्च से रिलेटेड यूनिट होती है। ठीक है, जो आप पीएचडी में जैसे मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ तो ये यूनिट काम करती है पीएचडी के लिए। जैसे आप रिसर्च में जाएंगे तो शोध, रिसर्च क्या है, कार्यप्रणाली क्या रहती है, हिस्ट्री इतिहास लेखन क्या रहा है, इतिहास की विषय विस्तार सीमा और महत्व क्या रहा है, मतलब हिस्ट्री लेखन कैसे हुआ है। ठीक है, इतिहास में वस्तुनिष्ठता और पूर्वाग्रह क्या है, बायसनेस क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी क्या है, सब्जेक्टिविटी क्या है, ये सब चीजें रिसर्च में काम आती है। लेकिन यूजीसी ने इसको नेट के पेपर में भी कंसिडर किया, नेट के पेपर के सिलेबस में भी कंसिडर किया। कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन पक्का इस यूनिट से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इतिहास विज्ञान है या कला है, जेबी ब्यूरी कहते हैं, तो जेबी ब्यूरी को आपको पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज हिस्ट्री, ये कार को आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सब चीजें मैं आने वाले वीडियोज में आपके सामने शेयर करूंगा। क्षेत्रीय इतिहास क्या है, जिसको हम रीजनल हिस्ट्री बोलते हैं, भारतीय इतिहास में आधुनिक प्रवृत्तियां क्या है, शोध कार्य प्रणाली क्या रहती है, ये सब चीजें। इतिहास में प्राकथन प्राकल्पन प्राकल्पना सॉरी प्राकल्पना क्या है, प्रस्तावित शोध का क्षेत्र क्या रहता है, आंकड़े किस तरह से, मतलब डाटा आप किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मूल डाटा कौन सा होता है, सेकेंडरी डाटा कौन सा होता है, प्राइमरी डाटा कौन सा होता है, इतिहास शोध में प्रवृत्तियां किस तरह की, वर्तमान भारतीय इतिहास लेखन किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से हम इतिहास लिख रहे हैं, इतिहास में विषय का चयन किस तरह से किया जा सकता है, ये सारी चीजें पीएचडी से रिलेटेड है। ठीक है, और इसको पढ़ना बहुत जरूरी है आपको। इतिहास का मार्क्सवादी दर्शन क्या था, बर्लिन क्रांति क्या थी, वी रैंक बोलते हैं, इतिहास के चक्री सिद्धांत, ऑसवाल्ड स्पेंगलर क्या बोलते हैं। ठीक है, इतिहास में उत्तर आधुनिकतावाद क्या है, ठीक है, पोस्ट मॉडर्नाइजेशन क्या है। तो इस तरह से हम इस सिलेबस को देखते हैं जो मैं आप लोगों के सामने शेयर किया, और आशा करता हूं कि आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी होगी और आने वाले समय में मेरे साथ जुड़े रहेंगे। इस सिलेबस को आने वाले वीडियोस में हम यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज धीरे धीरे बहुत गहन तरीके से, बहुत डिटेल्स में जाकर पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप मेरे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच।